बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस चाहिए तो फिर मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होती है कि प्लीज़ आप या तो किसी भी लोकल वकील के साथ या हमसे आके फ़ेस टू फेस मिल लें, ताकि तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका जो मैटर है उसको देखा जाए और उसके बाद एक आपको रीज़नेबल या एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस दी जा सके। हमेशा प्रोग्राम से पहले हम करते हैं कुछ चीज़ें शेयर कर लें। इस दफ़ा जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि जो लोगों ने असाइलम क्लेम किया था या उन्होंने अप्लाई किया असाइलम का और इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उनको अब ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं कि अब आपको उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करें फ़ोन के ऊपर। और लगता है कि अभी तक वो जो भी उनका इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू, ये अभी फ़ोनिंग इंटरव्यू होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने असाइलम क्लेम किया है या वो करने का प्लान था या वो अंडर प्रोसेस हैं। तो क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 स्टिल उन्होंने फ़ेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हो रहा, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है और ये पब्लिश हो गई है डे फॉर यस्टरडे। उसके मुताबिक जो लोग असाइलम की जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है या अप्लाई किया हुआ है या क्लेम डाला था, फंड का वेट कर रहे हैं, तो उनको वो ईमेल कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन, और उसके मुताबिक वो क्या करेंगे कि फ़ोनिंग की इंटरव्यू करेंगे आपका, कुड बी ऑन द स्काइप, ऑन द फ़ोनिंग, और उसके बाद जब डिटेल्स इंटरव्यू होगा उसके लिए फिर आपको अब बुलाया जाएगा। अभी तक कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी भी क्लेमेंट को बुला के उनका फ़ेस टू फेस इंटरव्यू किया जाए। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी एक गाइडलाइंस भेजी हैं इसके मुताबिक, इसलिए कि जो लोग इस वक्त अगर असाइलम कर रहे हैं, किया है या पेंडिंग है, तो आप पैनिक ना हो, वेट करें। आप अगर एप्लीकेशन दी है या भेजा हुआ रिक्वेस्ट, तो आपको ईमेल आएगी और उसके मुताबिक वो आपके साथ टाइम सेट करेंगे, इधर द फ़ोनिंग और फ़ेस टू फेस आपके साथ, सॉरी ऑन द स्काइप आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, और कुछ चीज़ होगी तो वो आपके या आपके रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्म कर देंगे। एक बात तो ये थी, और सेकंड ये बात है कि क्योंकि अब जो टाइम था स्पेशल, वो लोग जो यहाँ पे लिमिटेड लीव के ऊपर थे उनको टाइम मिला था 31 जुलाई तक कि अगर उनके पास वीज़ा नहीं भी मिलता तो वो यहाँ स्टे कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द विजिटर। लेकिन उन्होंने फिर उसको ग्रेस टाइम कर दिया बाय द 31 अगस्त तक या 30 अगस्त तक। लेकिन अब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको अरेंज नहीं होता, ट्रैवल अरेंजमेंट आपकी नहीं होती, तो अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अब कोई ग्रेस टाइम नहीं है। इधर यू लीव द कंट्री बाय द 30 अगस्त, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन हो। अदरवाइज़ अगर कोई लोग जो विजिटर यहाँ पे आए हुए हैं, अगर वो बियॉन्ड द 31 या 30 अगस्त के बाद यहाँ स्टे करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका वो टाइम होगा वो ओवर स्टे कंसिडर होगा। तो इसलिए मेक श्योर करें, वेदर इज़ कम एक्सपेंसिव और इकोनॉमिकली आपको टिकट महंगी मिलती है, लेकिन स्टिल आपको ये बाई करनी पड़ेगी, या जो रिटर्न है आपके उसी के मुताबिक जो भी आपने ट्रैवल अरेंजमेंट करना है, इट्स टोटली अप टू यू एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट गवर्नमेंट इज़ क्लियर है कि अब 30 के बाद कोई ग्रेस टाइम नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन अप्लाई करके अपना वीज़ा ग्रांट कर लें, अदरवाइज यू नीड टू बी अरेंज योर लीव एज सुन एज पॉसिबल। तो नाज़रीन, लेते हैं आज की कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज गुल साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं फेल्ड साइलम सीकर हाँ, ठीक कि मेरे तीन बच्चे ने 7 ईयर बेस से अप्लाई किया है। ठीक एक बेटी मेरी अपना 22 साल दी है, एक बेटा 19 साल का, एक 16 साल का। ठीक। ते मेरी मिसिस दे अपना बायोमैट्रिक आ गए ने, उन्होंने अपना और डेट अपना 17 सवाल तरीक की हुन जी, लेकिन साडा कोई सवाल साढ़े को हाले तक कोई अपना ना लैटर नहीं आया। और कब अप्लाई किया था आपने? असा 5 मार्च ਨੂੰ जमा होया सी साडा केस। चलो ठीक है, थोड़ी कॉल का शुक्रिया। प्लीज़ मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ आपका सवाल को, आप सुने टीवी के ऊपर। देखिए मेरे भाई, आपने 3 मार्च को अप्लाई किया और अनफॉर्चुनेटली 23 मार्च से यूके के गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था उसके मुताबिक 90% जो डिपार्टमेंट से
वो उन्होंने क्लोज़ कर दिए ड्यू टू कोविड-19 और ये लॉकडाउन था। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो खोल रहे हैं, खुल गए हैं कुछ डिपार्टमेंट्स और काफ़ी हद तक, लेकिन स्टिल काफ़ी सारा जो है उनका बैकलॉग चल रहा है। अब आप वेट करें, आपकी फ़ीस उन्होंने अपने पे कर दी थी, एप्लीकेशन सबमिट कर दी, कोई क्वेरी होगी तो आपको कॉल आ जाएगी। नॉर्मल हालात में इस तरह के केस में 6 माह लगते हैं, लेकिन आपको जो मई, अप्रैल, मई, जून और अप टू इवन जुलाई, ये 4 महीने निकाल दें। आप ये समझें कि आपका टाइम जो है वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी लेटर होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप इसमें परेशान ना हों। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। Hello. जी फरमाइए। Hello, hi. I have a question about public funds. On Yeah. our residence permit, it says no public funds allowed. Right. And I go to uni, and I've received the Welsh Government Learning Grant and obviously the loan. So does that come under the public funds? And also, my dad is self-employed, and because of COVID, there was a income support scheme that he went through with. And does that come under public funds too? That's it. Thank you. So, madam, my question is, are you talking about the public fund for the extension or just public fund for the general? For extension, yeah. Is you or any family member, are you applying any extension or visa in the UK, or just talking on the just only the public funds? It's for the extension, visa extension. Okay, right. Let me to explain what's the law say. If anybody in the UK under the limited leave to remain, whether under the 7-year child concession policy or the long residency or the human rights, if anybody in the UK have limited leave to remain, which is called the 10 years route, if you have the leave but unfortunately you are not allowed to take a public fund, then you can apply to the Home Office to saying, yes, I have a limited leave to remain here, I have a status in the UK and authorized by the government under the 7 years long residency or the human rights, but unfortunately when I grant the leave, I wasn't be allowed to be public fund. But due to the COVID-19 or unfortunately your financial circumstances, I can't survive even food or living cost. So could you please allow me the public fund? It's called the change of circumstances allowed to the public fund application. We need to make the application to the Home Office, need to explain your circumstances and need to attach all the documentary evidence, which is almost 6-month bank statement or your any supporting documents. Need to submit this all the documents by the online application to the Home Office. So when you submit this application, then the Home Office will allow you to the public fund after considering your circumstances, and once they grant the public fund, they will send the letter and the new residence card to showing, yes, you have the leave to remain from this date to this date and your public fund is allowed. Then that letter you need to show to the local council. The council will give you the benefit of the money, but until or unless you have a letter or authorization from the Home Office, they are normally the Home Office excusing, sorry, because your leave is not allowing you to take any public fund, so we can't get the public fund. That's why there's 2 steps. You need to make the application to grant to allowing the public fund, and then you need to make the claim to the local council, and the local council will give the money. So I think you understand, or you can consider what your question is. आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिस्टर रियाज, मुझे आपसे 2 क्वेश्चंस करने थे। जी प्लीज फरमाइए। एक तो ये है कि मेरी आंटी ने, उनका स्पाउस पे वो इधर आई हुई है, तो उनका फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो उनको पहले भी 1-2 ईमेल्स आ चुके होम ऑफिस से कि उनका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस में है, राइट। और उनको अभी रिसेंटली कल एक ईमेल आया है कि उनके पास उनकी एप्लीकेशन पहुंच गई है, बट उन्होंने उनको सेक्शन 3C एक्ट 1971 में रखा हुआ है। तो हमें ये पूछना था वो इसलिए होता है, और उनका जो बायोमेट्रिक जो था वो अप्लाई हो गया था उनकी डेट से पहले जब एक्सपायर हो रहा था, तो उनको 5 साल की कैटेगरी में डालेंगे या 10 साल की कैटेगरी में? और पहले उनका वीजा कौन सा था यहाँ पे इस वक्त? जी सॉरी, क्या बोला आपने? उनके पास वीजा कौन सा है मैडम? वो स्पाउस पे आई है इधर, और वो 5 साल के बेस पे आई है ना? जी स्पाउस बेस पे आई है, वो मैरिड होके आई है वो इधर, ठीक है। ओके,
आपकी कॉल का और शुक्रिया। मुझे दूसरा क्वेश्चन ये है जी, कि please। मुझे अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई करना है स्पाउस का, हम्म। ठीक है। तो अक्टूबर में मैंने सुना कि फीस बढ़ जाती है होम ऑफिस की, तो डू यू थिंक इस अक्टूबर में भी बढ़ने के चांसेस हैं या इस दफा वही फीस रहेगी? ठीक बिकॉज ऑलरेडी आइट्स वगैरह ओपन नहीं हुए अभी पाकिस्तान में। ठीक। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई पर्सन विद इन अ कंट्री एज ए स्पाउस पे एम्प्लॉय स्विच करता है या एंट्री क्लास लेके यूके में एज ए स्पाउस आता है, तो उसकी 4-5 रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर 1 कि आपका इनकम थ्रेशोल्ड पूरा होना चाहिए जो कि 18,600 है। नंबर 2 आपके पास रिलेशनशिप में होना चाहिए, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट। नंबर 3 आपकी कम्युनिकेशंस होनी चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आप राब्ते में हैं। नंबर 4 कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। जो एप्लीकेंट है उसके पास A1 सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो फ़ॉरेन से अप्लाई करता है। लेकिन जब आप यूके में आ जाते हो और आपको वीज़ा मिल गया, अगर 2.5 साल का वीज़ा मिल गया, आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हो, तो बाकी तमाम चीज़ें सेम है। आपको इनकम दिखानी होगी, रिलेशनशिप दिखाना होगा, ऑन टॉप ऑफ दैट अकोमोडेशन हो गई, एंड लास्टली आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है वो A1 से A2 हो जाती है। अगर तो ये आपकी 5 जो 6 जो भी है मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको 2.5 साल का और एक्सटेंशन देंगी और 5 साल के बाद आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप इंडेफिनिट अप्लाई कर लें। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से सपोज करें कि आपकी इनकम पूरी नहीं है, तो फिर क्या है कि आपने क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स को मीट नहीं किया, तो समहाउ देखा है कि होम ऑफिस अंडर द डिस्कशन लीव आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, बट आपको वो 10 साल के रूट पे डाल देंगे। इसी तरीके से अगर आपने इंग्लिश पास नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई रेमेडी नज़र नहीं आई, मैंने नहीं देखा कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो कि जिन्होंने A2 पास नहीं किया तो उसको हम एक्सटेंशन दे देंगे। ओके, वैसे भी ऑफिस तमाम खुल गए हैं, इसलिए ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी ज़रूरी है। अप्लाई आपकी आंटी ने कर दिया, वेट करें, अगर तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो बिल्कुल को वीज़ा मिलेगा, अगर नहीं कोई सवाल पूछेंगे या आंसर कुछ क्वेरी करेंगे तो अपन उसका आंसर कर देना। जो सेकंड सवाल था क्या फीसें अक्टूबर में बढ़ती हैं, इसमें एक प्रेडिक्शन है, आपका थॉट है, आप एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसमें कोई पेट रूल्स नहीं है कि डेफिनेटली अक्टूबर में इसकी जो फीस है बढ़ेगी। आप वेट करें, लेकिन मेक श्योर करें कि जब भी आप एप्लीकेशन करें उस वक्त जो लेटेस्ट फॉर्म होगा, लेटेस्ट रूल्स होगा, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको पूरी करनी होंगी, या जो भी फीस होगी जब आप एप्लीकेशन मुकम्मल करोगे तो बिफोर यू सबमिट करोगे एप्लीकेशन को, तब नेक्स्ट बटन आएगा डू यू वांट टू शुड पे द मनी, और लिखा आता कि हाउ मच गोना भी, तो आप उसने पे कर देना। इसमें कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। सॉरी, जी आप लाइव हैं मेरे भाई, सवाल क्या आपका? जी आई जस्ट वांट टू स्पीक टू सॉलिसिटर। सर मैंने बोला आप लाइव हैं, टीवी पे ना सुने, आप बोलें आपका सवाल कैसे? आप टीवी पे प्लीज ना देखें, आप फोन पे बात करें वरना आपकी कॉल कट जाएगी प्लीज। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। हाँ जी रियाज गुल साहब, हमें पूछना था एक सवाल आपसे कि हमें होम ऑफिस से स्टे मिली थी 2.5 के वीजे, जैसे कि बच्चे के बेस पे हाँ हम दोनों को 20 ईयर्स हो गए नियरली इस कंट्री में, तो हमारी फर्दर लीव टू रिमेन अब गई हुई है। तो हमें जब ILR अप्लाई करना है तो हमें लाइफ इन द यूके और B1 टेस्ट पास करना पड़ेगा। आप किस बेस पे ILR अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई? हाँ जी, आपने जो ILR है किस बेस पे अप्लाई करना है? 2.5 के जो 4 वीजे होते हैं जब 10 ईयर कंप्लीट होंगे, अभी थर्ड एक्सटेंशन है। जो बंदा भी यूके के अंदर इंडेफिनिट अप्लाई करेगा उस पर कंडीशन है कि उसने लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना है। लेकिन 2 कैटेगरीज ऐसी हैं, जैसे आप अगर रिफ्यूजी स्टेटस पे हो और इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हो तब आपको एग्जाम्पशन है, अपना भी करें तब भी आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और जब सेटलमेंट अप्लाई करते हो तो बगैर लाइफ इन यूके या B1 की आपको मिल जाता है। लेकिन जब सारे बंदे इंक्लूडिंग रिफ्यूजी स्टेटस वाले या यूरोपियन या कोई भी और कैटेगरी वाला जब वो इंडेफिनिट के बाद नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो फिर हर बंदे के पास लाइफ इन यूके एंड B1 टेस्ट होना मस्ट है, अदरवाइज़ आपको नेशनलिटी नहीं मिल सकती। तो जो आपका सवाल था जिस कैटेगरी में आप हैं, ऑफ कोर्स जब आपने 10 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करना है तो आप पे ये कंडीशन है कि आप दोनों
इंडिविजुअल तौर पे आप भी, आपकी वाइफ भी, जो भी 18 साल से बड़े होंगे उनको लाइफ एजुकेशन B1 पास करना होगा। अगर आपके बच्चे भी साथ हैं उनको भी लाइफ एजुकेशन टेस्ट पास करना होगा एज़ फार एज उनकी एज 18 साल से अबव है। लेकिन B1 में एग्जामेशन आ जाएगी अगर उन्होंने यहाँ से डिग्री की होगी या मास्टर किया होगा तो फिर वो एग्जाम्ड होंगे टू पास द B1। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो। Hello, hi sir. You didn't answer my question properly. My question was, do uni loans and grants come under public funds, and do the income support for COVID come under public funds? That was my only question. Okay, that is, madam, thank you much. Appreciate for you call me again. So this is again tricky questions. You are saying the public fund, that is not a public fund. This is a loan by the university. If you're taking that loan from the university, it's not under the public fund. But unfortunately, you need to understand, if you have a limited leave to remain and you are not allowed to take a public fund, there is a very less chance the university give you the grant. So there's two different things. If you're talking about you're taking the public funds, whether you should need to inform the Home Office, yes, you should inform. Yes, I took the I think uni loan over the public, I would say the credit. But unfortunately, you need to understand, unless you have a public fund allowed to by the Home Office, there is a very less chance the university allowing you. Even the university have a two condition normally. If they give a grant, they have asked two questions. First, they will ask if you have a settlement visa in the UK, or second is you have been studying for more than 3 years in the UK after the settlement. So need to be checked where you will fall. But in my understanding, yes, when you make an application to the Home Office, you need to inform, yes, I took the loan, if you took the loan. That's I think my answer. Thanks for call. लेते हैं next call, जी फरमाइए। Hello. Hello sir, good evening. Sir, good evening. How are you, sir? सर जी, मेरा सवाल है कि जो आप फी वेव की थोड़ा सुना है, क्या कैसे हो सकती है, इसकी कंडीशन क्या है, क्लियर कंडीशन? आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है मेरे भाई? स्पाउस वीजे का है, सेकंड एक्सटेंशन है सर। ठीक, अब दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। जो स्पाउस वीज़ा है उसके ऊपर आप अपनी फ़ी वेवर एप्लीकेशन कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या आएगा आपको कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे जब पब्लिक फंड या फीस माफ़ी करोगे तो फिर आप जब उस वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो आपको 5 साल वाली कैटेगरी से निकाल के वो 10 साल वाली कैटेगरी में डाल देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप स्पाउस वीज़े पे विद इन कंट्री या फॉरेन से वीज़ा लेके आते हो तो आप 5 साल की कैटेगरी में डाला जाता है, सब्जेक्ट टू कि आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। अब आप कहते हो कि मेरे पास फंड्स नहीं हैं, फ़ीस पे नहीं कर सकता, तो अगर आप फ़ीस पे नहीं कर सकते इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम नहीं है और आप पब्लिक फ़ंड ले रहे हो। जब पब्लिक फ़ंड लोगे तो फिर आपको 5 साल से 10 साल की कैटेगरी में डाल देंगे। ये एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली बात है। और सेकंड ये है कि बिल्कुल जो लोग लिमिटेड लीव टू रिमेन, जो 10 साल वाली कैटेगरी पे हैं या किसी और कैटेगरी में हैं जिनके पास लीगल स्टेटस हो लेकिन पब्लिक फ़ंड अलाउ ना हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हो कि आपके हालात अनफॉर्चुनेटली इतने वर्स हैं कि उसके बगैर सर्वाइवल नहीं होता, तो फिर आप ट्राई कर लें, अप्लाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप किसी तरीके से गुजारा कर सकते हो तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि जो स्पाउस वीज़े वाले हैं उनके लिए जो फ़ीस माफ़ी वाला जो ऑप्शंस है ये इतना आइडियल या सूटेबल नहीं है। इसलिए मच बेटर है कि जैसे तैसे भी हो आप ये फ़ीस पे करें, ताकि बजाय आपको 7.5 साल के बाद इंडेफिनिट मिले, आपको 2.5 साल के बाद इंडेफिनिट मिल जाएगा। तो 5 साल आपको अर्ली मिल रहा है इंडेफिनिट। इसलिए प्लीज़ अगर कोई ऐसे हालात हो सकते हैं तो ट्राई करें ताकि आप फ़ीस पे करके आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो हेलो। तमाम दोस्तों से, कॉलर से, नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आपकी कॉल थ्रू हो जाए आप टीवी को बंद कर दें, म्यूट कर लें या नेक्स्ट रूम में चले जाएं। वरना अगर आप टीवी पे सुन के मुझे सवाल पूछेंगे, आंसर करेंगे तो वो कम से कम 30 सेकंड
या 40 सेकंड के डिले से आता है तो फिर हमारी वो आपकी कॉल कट जाती है। प्लीज़ जब आपकी कॉल थ्रू हो जाए मेक श्योर करें कि आप टीवी पे बात ना करें, मुझसे फ़ोन पे बात करें ताकि आपकी कॉल ले सकें। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो। इतनी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद राइट मुझे हेलो हेलो जी फरमाइए सर। जी रियाज सर। जी बिल्कुल, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मैरिज बेस पे आया हुआ है, स्पाउस वीजा पे। राइट। वो मैरिज बेस पे आया है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर उसकी वाइफ के साथ कुछ अनबन हो या कुछ मसला हो जाए तो वो 5 साल के बाद वो वीजा के लिए कुछ मना कर दे तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कब आया था वो यहाँ पे? वो 5 साल, अभी पहले 2 साल की वीजा था, अभी उसको एक्सटेंशन दूसरा 2.5 साल का मिला हुआ है। मिल गया है ना? ये अभी 5 साल उसका खत्म होने वाला है। ओके देखिए, थैंक यू आपकी कॉल। क्या मेरे भाई इसमें लॉ क्या कहता है कि जब आप स्पाउस वीज़े पे या अंडर द स्पाउस वीज़ा आप यहाँ पे आते हो तो उसकी जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो ये है कि द डे ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन या इंडेफिनेट आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग होना चाहिए। आप उस वक़्त इन रिलेशनशिप में होने चाहिए। अगर किसी वजह से आपका सेपरेशन होती है, डिवोर्स होती है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप अपनी इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाइड नहीं करते। ये जो पहले ये 2 साल होता था, बल्कि उससे पहले 1 साल होता था, फिर 2 साल हो गया, फिर 5 साल हो गया। ये जो 5 साल का टाइम है ये एक प्रोबेशन टाइम है टू असेस कि जो स्पाउस यहाँ पे आया है उसका यहाँ पे आने का जो जेन्युइन मकसद था वो रिलेशनशिप था, ना कि सेटलमेंट था। तो इसलिए उन्होंने ये टाइम को बढ़ा के 5 साल कर दिया ताकि ये प्रॉपर चेक हो सके कि बंदे का मतलब वाकई रहने का यहाँ पे रिलेशनशिप में है और उसकी और कोई इंटेंशन नहीं है। नंबर 1 ये बड़ी बेसिक कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंडेफिनेट अप्लाई करोगे और उस दिन अगर आपकी उसकी वाइफ उसको डॉक्यूमेंट्स या सपोर्ट नहीं करती तो उसको बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन मिले या इंडेफिनेट मिले। राइट। अब लॉ इसके साथ साथ एक प्रोविज़न है, वो ये कहती है कि अगर कोई बंदा स्पाउस यूके में आता है किसी ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट और अनफॉर्चुनेटली उसका ज़्यादती होती है, वो विक्टिम होता है एज इमोशनल फिज़िकली फ्रॉम द पार्टनर जो कि ब्रिटिश सेटल है, तो फिर वो अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें वो साल बाद करे, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, अगर उसका ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो इस्टेब्लिश होता है कि वाकई उसके साथ उसको अंडर कंट्रोल रखा जा रहा है, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसे फाइनेंशियली ब्लैकमेल किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से इन लॉ से उसको वो विक्टिम है, इज़ अ विक्टिम, ही और शी इज़ अ विक्टिम फ्रॉम द इन लॉज ऑफ द फैमिली, देन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस उसकी एप्लीकेशन होगी। और उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। नंबर 1 कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपने पुलिस को बताया, क्या आपने इसके मैटर कोर्ट में लेके गए हो, क्या आपने लोकल सोशल सर्विस को बात की है और उसका आउटकम क्या आया है। तो ये सारी चीज़ें साथ एविडेंस लगा के उसको बोलते हैं अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कोई वायलेंट हुआ है या इसके साथ कोई विक्टिम हुआ है तो फिर उसको 5 साल वाली कंडीशन नहीं आती एज़ फार वो एस्टेब्लिश कर सके कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, और वो बिफोर द 5 साल या 3 साल या 2 साल की बेस के ऊपर भी अगर वो केस बना सकता है तो वो उसमें हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि देखिए, औरतों के साथ, फीमेल के साथ तो पॉसिबल है कि उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, लेकिन ये कि मर्द को फिजिकली विक्टिम करना पहली बात एक्सेप्टेबल नहीं है, अनटोनलेस की और इंतहाई आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो। बट एनीवे लॉ की प्रोविज़न है, उसके मुताबिक अगर आप क्वालिफाइड करते हुए तो यस कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन दोनों की अगर सेपरेशन हो गई है या गुड रिलेशनशिप नहीं है तो एक्सटेंशन टाइम बिल्कुल उनको प्रॉब्लम आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, ये टीवी वाला जी भाई फरमाइए, सवाल क्या आपका? हेलो, कैन आई स्पीक टू रियाज गुल प्लीज?
My friend, you are live. What's your question, sir? Ask me a question. Okay. Sir, I just want to ask you a small question. Actually, I'm a British citizen and my wife is on a spousal visa. Right. And we had a baby just now. And she's also, now she got a British citizen. My question is that I'm claiming her child benefit. But my wife is not entitled for fund. Is it right thing I'm doing it or not? Just let me know, please. Would it affect her indefinite leave to remain? Okay. Thank you, my friend. I think your voice is breaking, but I understand what you asked the question. You said your wife in the UK under your spouse visa as a dependent, and you got a baby and you're taking the child benefit. Okay, if the one of the parents is a British national, when the child is born, then the child got a British passport. On the base under any one of the parents is a British citizen, then the child is entitled to take a child benefit. As far as you're taking the child benefit, there shouldn't be any problem for your wife to make the application for extension or for the indefinite. But if you're taking any other benefit, then might be possible, because you just only taking the child benefit. Child benefit basically is entitled for the child, not for the parents. So you are taking the child benefit, you shouldn't be worried for that. You can make your wife application for extension or the indefinite. It should be any problem at all. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. जी फरमाइए. Hello. I think तमाम दोस्त टीवी पे बातें कर रहे हैं. Hello. अच्छा लगता है कि जो दोस्तों का वॉइस सिस्टम, आई थिंक ये 2-3 चीज़ें दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आपकी कॉल थ्रू हो जाए आप अपना टीवी बंद कर दें, म्यूट कर लें, दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए. और दूसरी जो आज जो ज़्यादा क्वेश्चन एक अंडरस्टैंडेबल है, आई थिंक रिसेंट जो कॉलर्स ने एक सवाल पूछा और एक और मैडम ने भी, आई थिंक शी आस्क्ड ट्वाइस द सेम क्वेश्चंस कि इफ़ शी इज़ टेकिंग university loan and does make effect on her applications. Let me to say something. What the law say, if any one of the parents is a British national, child is born, the child is entitled to take a child benefit. If you just taking only child benefit, then it's not going to be effect on the spouse application for extension or for the indefinite leave to remain. The only problem can be happened if you are taking the low income or something else, then might possible the home office will be considered other way around, otherwise it should be a problem. 2-3 चीज़ें और जो डिस्कस हो रही थी आज बार बार कॉल के ऊपर, कि जो बेनिफिट को हम मिक्सअप कर रहे हैं, 2 डिफरेंट चीज़ें. जो लोग यहाँ पे 10 ईयर्स रूट के ऊपर रह रहे हैं, उनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है और उनको पब्लिक फंड अलाउ नहीं है, ये जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस कंडीशन वाली एप्लीकेशन है, ये इन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है. उसकी रीज़न बोलता हूँ. देखिए, अगर आप एनीबडी कैन अप्लाई फॉर द अलाउ टू पब्लिक फंड, बट द प्रॉब्लम क्या आएगा कि लेट्स से अगर स्पाउस वीज़े पे आप हो और आप पब्लिक फंड रिक्वेस्ट करते हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपको बजाय 5 साल की कैटेगरी से निकाल के 10 साल की कैटेगरी में डाल देंगे. क्योंकि जो 5 साल की कैटेगरी है वो ये कंडीशन उस पर लगी हुई है कि स्पाउस के ऊपर किसी किस्म के पब्लिक फंड नहीं ले सकते, नंबर 1. नंबर 2, जब आप एक्सटेंशन करते हो या इंडेफिनिट अप्लाई करते हो तो आपने फिर साबित करना है कि आपकी इनकम मोर देन 18,600 है, आप सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, आपके पास अकोमोडेशन है और एक्सटेंशन टाइम आपने A1 की बजाय A2 पास कर लिया है और इंडेफिनिट के टाइम आपने B1 पास कर लिया है. इसी तरीके से आपका इकट्ठे रहने की जो प्रूफ है वो देने होंगे. तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ देते हो तो फिर आपको एक्सटेंशन या आपको इंडेफिनिट मिलता है. लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं मेरी इनकम कम हो गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पब्लिक फंड अलाउ करो, जो कि आपको अलाउ नहीं है एज ए स्पाउस, और आपको गवर्नमेंट अलाउ कर दे सब्जेक्ट टू कि आपके फाइनेंशियल हार्डशिप आपको, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो फिर वो आपको अनफॉर्चुनेटली जो एक्सटेंशन देंगे वो अंडर द ह्यूमन राइट्स देंगे, विच इज़ कॉल्ड द 10 ईयर्स रूट. तो फिर
आपकी जो इंडेफिनिट होगा वो 7.5 साल के बाद मिलेगा इंस्टेड ऑफ 2.5 साल के बाद मिलने के। तो मेरी तमाम उन दोस्तों से या कॉलर से या व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे 5 साल के रूट पे हो एज ए स्पाउस, तो कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ी सी हार्डशिप आती है तो ठीक, उसके बावजूद आप कोशिश करें कि आप किसी किस्म के भी कुछ बेनिफिट्स हैं उसे अवॉइड करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है आपको सेटलमेंट रूट पे आपका वीज़ा हो सके। तो नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम, मेरा नाम उमैर है और मैंने टियर 1 एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। राइट। और जी सर, और एक्सटेंशन के लिए लेकिन मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं अगले महीने। ठीक। तो सर मुझे अभी वेरी करना चाहिए या नहीं, या मुझे डिसीजन का वेट करना चाहिए? अप्लाई किए हुए ऑलरेडी 2 साल हो गए लेकिन डिसीजन कोई नहीं आया। और अगर वेरी करना चाहिए तो फिर लाइफ इन द यूके मुझे किस तरह अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट या आईडी कार्ड का होना। तो जरा काइंडली आपने मुझे बताया कि आपने बोला कि आपने एंटरप्रेन्योर का एक्सटेंशन अप्लाई की थी या इंडेफिनिट अप्लाई किया था? आपने एक्सटेंशन अप्लाई की थी। और आपको 10 साल पूरे हो गए यहाँ पे? 10 साल मेरे अगले महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक। और आपका सवाल क्या है जी? मेरा सवाल सर ये है कि लाइफ इन द यूके अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए हैं, वो है आईडी कार्ड और पासपोर्ट। और मेरा पासपोर्ट अभी होम ऑफिस के साथ है। तो मैं किस तरह से लाइफ इन द यूके अप्लाई कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े वेरी करने की एप्लीकेशन? देखिए मेरे भाई आपके पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि मेरे ख्याल में पहले ये होता था कि आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसके ऊपर भी आप अपना लाइफ इन यूके टेस्ट बुक कर सकते हो। और सेकंड तरीका ये है कि आप होम ऑफिस को लेटर लिखें कि मेरे 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है और मैं अपना लाइफ इन यूके टेस्ट पास करने जा रहा हूँ। और ये एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो भी यहाँ पे अपन बुक करेंगे और वो होम ऑफिस वाले डायरेक्ट उनको सर्टिफाइड कापी आपके पासपोर्ट की भेज देंगे। अब सबसे पहले लोकल जो भी आपका लाइफ इन यूके टेस्ट वाला सेंटर है वहाँ जाएँ, उन्हें बताएं कि मैंने पास करना है, मेरे पास आईडी ये अवेलेबल है, लेकिन अगर पासपोर्ट मांगते हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड बाय द होम ऑफिस। आप उनका फैक्स नंबर ईमेल लेके चले जाएं, लेटर भेजें होम ऑफिस को कि भेजें प्लीज़ मेरे पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी सेंड डायरेक्ट टू दिस डिपार्टमेंट ताकि मैं वहाँ टेस्ट दे सकूँ। तो ये एक प्रोसीजर है जो होम ऑफिस को फॉलो भी करता है। या सेकंड ये है कि होम ऑफिस आपको भेज देगा आपकी पासपोर्ट की सर्टिफाइड कापी, आप ले जाके वो दिखा दें और फिर लिखा होता है कि दिस सर्टिफाइड कॉपी इज इशूड ओनली फॉर टू सिट इन एग्जाम्स फॉर द लाइफ इन यूके टू दिस डिपार्टमेंट। तो वो जो है वो लोकल जितने भी लाइफ इन यूके टेस्ट सेंटर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ सेंटर आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जब आप अपनी एप्लीकेशन करें फॉर द लाइफ इन यूके टेस्ट के लिए तो वो पूछेंगे कि विच ID यू वांट गोना शो अस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम्स। सो अगर आप वहाँ टिक करते हो लाइफ इन में ड्राइविंग लाइसेंस तो वो उसी को एक्सेप्ट करते हुए आपको एग्ज़ाम देने की इजाज़त देंगे। अब आपका केस पड़ा है पेंडिंग 2 साल से 6 माह से, लेकिन आपको यूके में इंटर हुए 10 साल हो गए और आप कभी भी इलीगल नहीं हुए, हमेशा एप्लीकेशन डालते रहे प्रायर टू एक्सपायर द लीव। तो आपके पास राइट है कि आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें फॉर द लाइफ इन यूके टेस्ट के लिए, सॉरी फॉर इंडेफिनिट के लिए, और साथ ही वेरिएशन करें और साथ उनको अप्लाई बता दें कि प्लीज़ मैं पहली वाली एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाह रहा हूँ और आई वांट टू बी कैरी ऑन माय लाइफ इन यूके माय इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशंस। तो ये एक आपके पास अच्छी ऑप्शंस है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हाँ जी जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं। मेरे भाई आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे 20 साल पूरे हो गए हैं इधर। राइट। तो 20 साल का अगर मैं केस फाइल करना हो तो मुझे की रिक्वायरमेंट चाहिए? ठीक। अगर कोई बंदा यूके के अंदर 20 साल से रह रहा हो, अनफॉर्चुनेटली उसको वीज़े की आउट या वीज़े के साथ मिला के या कभी लीगल या इलीगल
वो अपने 20 ईयर्स पूरे कर ले तो वो यहाँ पे अपनी लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकता है अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी। आपको 20 साल हो गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे स्टे मिलना चाहिए। और इस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको बस ये देना है, ये प्रूफ देना है कि आप 20 साल पहले जो आप इंटर हुए थे आपके पास क्या प्रूफ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लास्ट 20 ईयर्स से जब से आप इंटर हुए यूके के अंदर आप कभी भी इस कंट्री से बाहर नहीं गए और हमेशा इसी कंट्री में रहे हैं। इसमें आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट्स हैं, आपके नाम पे बिल है, आपके नाम पे कोई और चीज़ है, कोई शॉपिंग की है, कोई पिक्चर बनाई थी, किसी की शादी अटेंड की थी, तो जो आपका प्रूफ हर साल का हो तो आप दें ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि आपने ऑन द स्प्रेड ऑफ 20 ईयर्स आप हमेशा यहाँ पर रहे हो। नंबर 3 ये है कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको अपनी आईडी देना होगी। वो अगर एक्सपायर भी हो जाए लेकिन आपको अपना नेशनल जो आईडी कार्ड है या बट जो आपका जो पासपोर्ट होगा वो आपको अटैच करना ज़रूरी है कि ताकि ये इस्टेब्लिश हो सके कि जो नाम आप बता रहे हो यू आर द सेम पर्सनस। ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी जो है कि फ़ीस अप्लाई करेंगे, फ़ीस लगाएंगे। अगर आप समझते कि आपके हालात अनफॉर्चुनेट अच्छे नहीं हैं तो आपके पास राइट है कि आप फ़ी वेवर एप्लीकेशन कर लें और वो 4 से 6 वीक में डिसाइड होगी। और क्योंकि आपको काम करने की परमिशन नहीं है, पैसे आपके पास नहीं हैं, यू कांट अफोर्ड टू पे द होम ऑफिस एंड NHS फ़ी, तो आपको फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अप्लाई करेंगे से 4 से 6 में डिसीजन आएगा और उसके बाद अपनी लॉन्ग रेजिडेंस के बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन करेंगे। आई विश कि आपको वीज़ा ग्रांट हो तो आपको अंडर द 10 ईयर्स रूट 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा। और 4 एप्लीकेशनें करते हुए जब आप यहाँ पे 10 साल लीगल गुजार लोगे तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो ड्यूरिंग द लीव जो 2.5 साल की बताया मैंने, आपको फुल टाइम काम करने की परमिशन होगी, बिज़नेस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में चाहें वीज़ा लेके वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, अपने होम कंट्री जाएँ वापस आ सकते हैं। तो आपको ट्रैवल करने की, वर्क करने की, रेजिडेंस की इजाज़त होगी, तो इसलिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, am I on live now? Yeah, please, you are live. What's your question, sir? Yeah, all it is, it's just that I've come to the UK when I was a kid. So I was 8 years old when I came to the UK with my parents, and I've recently been granted a leave to remain with 2.5 years. So I've been in primary school, been in high school, I've been in college, and only recently I've been granted a 2.5 years leave to remain. Yep. I just wanted to know, I mean, what's the possibility after this 2.5 years visa I can get an indefinite leave to remain? Right. So you got a leave to remain on the basis of your 7 years in the UK, right? So I came with my parents in 2008 with my mum and dad. And अपने mum dad के साथ आया था start में. And how old are you by the way, my friend? So at the time of 2008 I was 9 years old, and now I'm 21. Okay, right. My friend, thank you for your call. The law say if anybody live in the UK with the family, with the parents, or born in the UK and spent 7 years in the UK, then they are entitled to apply for leave to remain in the UK under the human rights. You came in the UK in 2009-10 when the age of 8 or 9. Now you spend more than 7 years, and you and your family make the application to the Home Office for leave to remain under the 7 years child concession policy. The Home Office grants you visa, so their visa need to be under the 10 years rule. So you have to be complete 10 years in the UK, then you will be entitled to apply for the indefinite leave to remain. There's a two different things. If anybody born in the UK spent 7 years, then he is entitled to completing the 10 years because he spent born and brought up and spent 10 years in the UK, then they are entitled to apply for the British nationality. But if any child born outside the UK, when the child have no status in the UK and came in the family with the family and spent 7 years, then unfortunately you need to complete a 10 years legal status in the UK, then you will be entitled to apply for the indefinite. So you need to start the countdown. Start will be from the day you grant the first leave, then
whenever you get the first leave, from that day to completing of your 10 years, you will be entitled for indefinite, and then after 1 year you can apply for the nationality. थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो 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 जी फरमाइए सर। सर आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो जी बोले बोले, आवाज आ रही मेरे भाई, क्या सवाल आपका? आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही। जी सर जी, मेरे मिसेज के 10 ईयर जो है ना नेक्स्ट मंथ पूरे हो जाएंगे, सही है? हाँ 10 ईयर पूरे हो जाएंगे। उन्होंने लाइफ इन द यूके जो है ना वो 2030 के एंड में किया था। फिर वो जो था वो चेंज हो गया था, मैंने इंडेफिनेट अप्लाई नहीं कर सका। तो अभी वो सर्टिफिकेट वैलिड है क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सपायरी लिखी हुई नहीं है। आपके कौन से 10 साल पूरे हो गए, 12 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहा आपने मुझे? नहीं, मेरे मिसेज के 10 साल पूरे हो गए। लीगल स्टेटस इन द यूके 10 साल। ओके, तो उन्होंने B1 कब पास किया था मेरे भाई? जी 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 राइट। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 2013 में जो है ना लाइफ इन द यूके पास किया था, वो स्टिल वैलिड है या नहीं? ठीक 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 मेरे भाई, जो लाइफ इन यूके टेस्ट है, जो सर्टिफिकेट है, वो वैलिड होता है फॉर अनलिमिटेड टाइम के लिए। मैंने अभी तक कोई ऐसा लाइफ इन यूके टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं देखा जिस पर लिखा हो कि इज वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू एक्सपायर ऑन दिस डेट। अगर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और मैंने होती भी नहीं, तो इसलिए जो भी लाइफ इन यूके टेस्ट पास जब भी किया था वो एक्सेप्टेबल होगा, वैलिड होगा फॉर एप्लीकेशन इंडेफिनिट फॉर नेशनलिटी के लिए। सिर्फ जो B1 एग्ज़ाम्स होता है, वो आइल्स का एग्ज़ाम है, वो नॉर्मली होता है 2 साल के लिए। इसलिए आप वरी नहीं करें। आपकी वाइफ ने 2013 में लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया था, उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और ना कोई उस पर कोई डेड एंड है, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। आप उस पर रिलाई करते हुए अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 जी फरमाइए सर। मुझे लगता है कि आज सारे दोस्त टीवी पे रिलाई कर रहे हैं। जी फरमाइए सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। I'm alive at the moment. जी मैडम, you are live. What is your question, please? My question is in regards to my parents, actually. Yeah, please. Last year they applied for visit visa from Pakistan, and they visited me last year, but obviously this year they can't because of the coronavirus situation. Right. But now obviously the visa is running out. My mom had for 2 years and my dad for 6 months. So is there any policy from the Home Office at the moment that they can apply for an extension or some kind of on those? If you can please explain that a bit. So where your parents is in the UK or in Pakistan? They're in Pakistan at the moment. They came last year on visit visa. End of last year they applied for visa. Okay. My mom got for 2 years and my dad for 6 months. So my dad has run out of his visa. My mom still has it, but obviously this year is literally become obviously because of the situation. Okay. So I'm just trying to find out if the visa could be extended. Okay. Madam, thanks for your call. First of all, we need to understand if anybody making the application visa for the visitor visa, they have a 2, 3, 4 different options. Either they can apply for the 6 month, 1 year, 2 years, 5 years, or even 10 years, multiple visitor visa. You, I think, opt is a 2 years multiple visa for your mother and your father, mom and dad, and they granted a 2 years visa. But in that category, it means the Home Office allowing your parents to come in the UK in that 2 years from issuing date to the expiry date. They can come and travel whenever they want, but they have a condition: they can't stay more than 6 months in the UK, and they can't stay more than the 6 months in each year in the UK. There was 2 conditions on them.
but there is no any condition they are bound or they are stick to visit the UK every years. So even if they came once, is no means their visa is going to be extended or their visa need to be considered. But what the laws say, if during the leave to remain or the visa, if they want to come back again, they can come. But if the visa expired, you have a right, whether you can apply for 2 years, 5 years, 10 years or 6 months, you need to basically make a fresh applications. Let to just consider if he or she came this year and still you have to make the applications. So visitor visa have no condition how many times you came in the UK, but as far as when the visa expiring, they need to make a fresh application. Whether they came once or twice or they didn't came due to COVID-19, it is not a question in this matter. The matter is very straightforward and simple. If anybody have a visitor visa, he or she is allowed to visit the UK within that authorized time, but if the time is finished, then it means you need to make a fresh application whether you visited or not. So it's very simple. आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन जिन्होंने कॉल किया, सलाम का शुक्रिया। लेकिन तमाम दोस्तों से दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ जब कॉल करें तो अपने टीवी को बंद कर लिया करें ताकि हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। बाकी तमाम चीज़ों के साथ जिन्होंने कॉल किया साहब उनका शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह।